Good morning, friends. Welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive एग्जाम्स. फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में जो आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो है करंट अफेयर सेक्शन अगस्त थर्ड वीक का हिंदी के अंदर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको इंग्लिश के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को अपन बना रहे हैं हिंदी में. तो फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं 17 से लेकर 23 अगस्त 23 अगस्त 2016. तो ये अपना ड्यूरेशन रहेगा जिसके अंदर दुनिया में और भारत में क्या क्या हुआ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं बारे में अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस वाले ड्यूरेशन के अंदर से. तो अपन देख रहे हैं 17 से लेकर 23 अगस्त 2016, अगस्त थर्ड वीक. फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू या फोन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. ये बहुत ही फ्रेंडली ऐप है. इसमें आपको डेली करंट अफेयर, जीके और सारे नोट्स, क्वेश्चंस, काफी सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट के अंदर. और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और वीडियोस और कंटेंट और मटेरियल प्रोवाइड कर सकें आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए. अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो बनाना है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज हमें ईमेल करें at support@wifistudy.com. फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी 3 महीने की करंट अफेयर्स मैगजीन हार्ड कॉपी के अंदर एक पूरी बुकलेट के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप उसको 162 रुपीज के अंदर ऑर्डर कर सकते हैं डिलीवर. और इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड है, यानी कि डिलीवरी चार्जेस आपके लिए फ्री है. तो कोई से भी 3 महीने की, जैसे अगर आप चाहे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोई से भी 3 महीने के अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो सिर्फ 162 रुपीज में आपको घर बैठे ही अवेलेबल हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, अपन चालू करते हैं आज इंटरनेशनल सेक्शन से. सबसे पहले अपन देखेंगे इंटरनेशनल सेक्शन, उसके बाद चलेंगे अपन नेशनल की तरफ, फिर देखेंगे ट्रेड इकोनॉमी, देन बैंकिंग की तरफ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ. ऐसे करते करते अपन सारे के सारे सेक्शन कवर अप करेंगे. तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं इंटरनेशनल की तरफ. तो देखते हैं इंटरनेशनली इस थर्ड वीक ऑफ अगस्त में 2016 में दुनिया में क्या हुआ जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू जिम्बाब्वे इन द वेक ऑफ अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट डिजास्टर. देखिए, अल नीनो के डिजास्टर के वजह से इंडिया ने कितने अमाउंट ग्रांट किया जिम्बाब्वे को. तो ये आपका क्वेश्चन है. What amount of grant has been provided by India to Zimbabwe in the wake of El Nino induced drought disaster? El Nino एक इफेक्ट है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर. El Nino एक इफेक्ट है जिससे जो कि इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज पे ज्यादा इफेक्ट करता है. ओके, तो ये फर्स्ट आपका ऑप्शन है. फर्स्ट $1 मिलियन, सेकंड $1.5 मिलियन, सी $2 मिलियन, डी $2.5 मिलियन एंड ई नन ऑफ दीज. तो अपन न्यूज की तरफ चलते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, उससे आपको आपका आंसर है जो मिल जाएगा. इंडिया एक्सटेंड्स $1 मिलियन. ये देखिए हेडलाइन में आपका आंसर है $1 मिलियन ग्रांट टू जिम्बाब्वे. इंडिया हैज प्रोवाइडेड $1 मिलियन ग्रांट टू जिम्बाब्वे इन द वेक ऑफ अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट डिजास्टर. मैंने आपको बताया अल नीनो एक इफेक्ट है, इससे ड्रॉट डिजास्टर, ड्रॉट आ जाता है किसी भी एरिया में. ओके, and external affairs minister said last week India ambassador to Zimbabwe handed over the assistant to Zimbabwe. तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो कंटेंट है इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया ने कौन से कंट्री को अल नीनो इफेक्ट की वजह से पैसे ग्रांट किए हैं. तो आपको ये जो आपको 1.5 मिलियन, ये सब आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. मेजरली जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो है कंट्री. तो आपको याद करना है जिम्बाब्वे को अपन ने पैसे दिए, ग्रांट किया है अमाउंट कुछ अल नीनो इफेक्ट की वजह से. ओके, तो इसका आंसर है वैसे ए, $1 मिलियन. सेकंड देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. देखिए, इनोवेशन यानी कि कोई भी नई चीज या टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इंड्यूस करना, उसको बनाना, इसको इनोवेटिव बोलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज. तो इंडिया कौन सी रैंकिंग पे है दुनिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2016 में. ऑप्शन ए 62, बी 66, सी 76, डी 81 एंड ई नन ऑफ दीज. तो न्यूज की तरफ चलते हैं. इंडिया रैंक्ड 66 इन द ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स. तो इंडिया 66 कंट्रीज में है दुनिया की सारी कंट्रीज में इनोवेशन के अंदर. तो इसका आंसर हो गया बी 66. ओके,
तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, GII, ओके, एंड मेंटेन द टॉप स्पॉट इन द सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट एशिया। इस वक्त इंडिया सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में टॉप पे है, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ रिलीज बाय द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका हेडक्वार्टर याद करना है, मैंने आपको बताया था हेडक्वार्टर सेक्शन में कैसे याद करना है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ओके। और इसमें टॉप में कौन कौन सी कंट्रीज है आप लिस्ट देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड, उसके बाद में स्वीडन, यूके, यूएस, फिनलैंड। तो इंडिया इसके अंदर 66 प्लेस पे, पहले 81 पे था, अब इंडिया ने अपनी रैंकिंग है वो इंप्रूव करी है और 66 पे पहुंच गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट। पहले फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन में जानने की जरूरत है क्वांटम होता क्या है, ओके। और उसके बाद ये कौन सी दुनिया में पहली कंट्री जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है। ऑप्शन है ए यूएसए, बी चाइना, सी रशिया, डी जापान, इन नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखेंगे, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट। तो चाइना ने लॉन्च करी, यानी कि आपका आंसर है बी। तो और ये होती क्या है, क्वांटम का मतलब होता है हैक प्रूफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पेस एंड द ग्राउंड, ओके, एज इट इज इक्विप्ड विद द सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रिवेंट वायर टैपिंग एंड द इंटरसेप्ट। तो ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसके अंदर हैक प्रूफ है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। जो भी डाटा ट्रांसमिशन होएगा स्पेस से लेकर ग्राउंड तक वो फुल्ली एनकोडेड होएगा, उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता है। और सैटेलाइट का नाम क्या है, मिशियस, ओके। तो आपके लिए इस वाले जो ये कंटेंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वांटम सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च किया है, और तीसरा इसका नाम क्या है। अगर इस सेक्शन में से सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो मैं उसका नाम पूछूंगा, ओके, कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है। तो आपको याद करना है मिशियस इसका सैटेलाइट का नाम है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय चाइना। इंडिजीनियसली यानी कि देश में बनाई हुई। तो उस बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है जो चाइना ने डेवलप करी है। चाइना बिगिन ऑपरेटिंग बुलेट ट्रेन एट 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो चाइना ने 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इंडिजीनियसली बनाई है। तो इसका आंसर हो गया है सी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बुलेट ट्रेन का शेप होता है। बाहरी कंट्रीज में जो बुलेट ट्रेन का वो ऐसा शेप होता है। ये शेप इसलिए बनाया जाता है ताकि विंड को इजीली, जो विंड आपको जो फ्रिक्शन फोर्स जो उसको अपोज कर रही है उसको काउंटर अटैक कर सके, उसको बीच में से निकाल के उसका पैसेज इजी कर सके। हु इज नोन एज द बंगा बंधु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज नोन एज द बंगा बंधु। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी सरनाथ चंद्र चट्टोपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो एक आपको नाम बताना है कि बंगा बंधु के नाम से, बंधु के नाम से कौन फेमस है। इंडिया न्यूज देखेंगे, इंडिया बांग्लादेश टू जॉइंटली मेक फिल्म ऑन 1971 वॉर शेख मुजीबुर। ये शेख मुजीबुर रहमान वही है जिनको हीरो बोला जाता है, हीरो फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश या फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, ओके। इनका बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश के बनाने में। और 1971 में सभी को पता है कि बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प मांगी थी। उसके बाद में 90,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर करा था और उसके बाद में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, ओके। तो इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ ए मेगा मूवी बाय बांग्लादेश टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी। 100th बर्थ एनिवर्सरी बनाने के लिए एक मेगा मूवी बनाई गई बांग्लादेश के द्वारा। और किसको, जहां फादर ऑफ द नेशन बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इन 2020। तो आपका आंसर है बी। तो बंगा बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ग्लास ब्रिज हैज बीन ओपन इन विच कंट्री। अभी रिसेंटली दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लास ब्रिज बनाया गया। तो ये कहां बनाया गया है। ऑप्शन ए चाइना, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी मलेशिया, एंड ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज पढ़ेंगे, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ग्लास ब्रिज ओपन इन चाइना। तो चाइना है वो जिसने सबसे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट ग्लास का ब्रिज बनाया है, ओके। और ये विजिटर के लिए ओपन हो गया है।
तो आप ये देखेंगे कि ये ब्रिज देख सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसे ग्लास का ब्रिज बना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हैंग्स बिटवीन द टू स्टिफ क्लिफ, 300 मीटर एल्टीट्यूड इज मेंटेन फ्रॉम द ग्राउंड, 300 मीटर ऊंचा है। तो आपके लिए सिर्फ कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आंसर है ए, चाइना। विच कंट्रीज हाईएस्ट स्पीड ट्रेन मेकर हैज लॉन्च ऑपरेशन इन इंडिया? कौन से कंट्री की हाईएस्ट स्पीड ट्रेन मेकर उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया इंडिया में? फर्स्ट ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी चाइना, डी यूएसए, एनी नन ऑफ दीज। तो न्यूज पढ़ते हैं, चाइना हाई स्पीड ट्रेन मेकर लॉन्चेस ऑपरेशन इन इंडिया। तो यानी कि चाइना हाई स्पीड ट्रेन बना रहा है इंडिया के अंदर। चाइना लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रेन मेकर हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट जेवी प्लांट इन इंडिया विद 63.4 मिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट टू मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर रेल लोकोमोटिव्स। ओके, तो चाइना की कंपनी है, उन्होंने इंडिया में ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन मेकर के लोकोमोटिव बनाने के लिए जेवी किया है। तो उसका आंसर है सी, चाइना। इंडिया हैज अनाउंस रुपीज 39.97 मिलियन फॉर अपग्रेडिंग स्कूल इन विच कंट्री? इंडिया ने नियर बाय 40 मिलियन रुपए एक कंट्री को दिए हैं उसके स्कूल को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा वो कंट्री है? ऑप्शन ए भूटान, बी घाना, सी नेपाल, डी तंजानिया, ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज पढ़ेंगे, इंडिया प्लेजेस रुपीज 39.97 मिलियन फॉर अपग्रेडिंग स्कूल इन नेपाल। तो नेपाल के अंदर इंडिया ने इतना पैसा दिया है कि वहां पे स्कूल और हॉस्टल फैसिलिटी बनाने के लिए एट संस्कृत स्कूल इन ईस्टर्न नेपाल। ओके, तो आपका आंसर हो गया सी, नेपाल। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया पैसिफिक ऑन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड? फिक्स ब्रॉडबैंड के अंदर एशिया पैसिफिक जो रीजन है इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 37, बी 39, सी 44, डी 66 एंड ई नन ऑफ दीज। न्यूज देखेंगे, इंडिया रैंक 39 इन एशिया पैसिफिक ऑन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड। तो इंडिया रैंक इज लो 39 in terms of fixed broadband adoption among Asia Pacific country with just 1.3% of the citizen subscribing to such a service in 2015. ओके, तो इंडिया के अंदर सिर्फ 1.3% लोगों के पास फिक्स ब्रॉडबैंड है उसकी टोटल पॉपुलेशन में 2015 तक, जो कि बहुत ही खराब रैंकिंग है। तो इसका आंसर है बी 39। और इसको टॉप करने वाले कंट्री कौन कौन से? हांगकांग, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मकाऊ, ये सारी कंट्रीज। तो आपके लिए सिर्फ इंडिया की रैंकिंग ही याद रखनी है आपको। अब देखेंगे नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। विच इज द फर्स्ट नॉन बीजेपी रूल स्टेट टू रेक्टिफाई जीएसटी बिल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने की बहुत सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कौन सा ऐसा नॉन बीजेपी रूल स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को पास करा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी वेस्ट बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार, एनी नन ऑफ दीज। तो न्यूज पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे, बिहार असेंबली यूनानिमसली पासेस जीएसटी बिल। ओके, तो बिहार वो स्टेट है जिसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होने के बाद भी सबसे पहला स्टेट है जिसने जीएसटी को रेक्टिफाई किया है। तो आपका आंसर हो गया डी। ओके, और आसाम वो पहला स्टेट था इंडिया में जिसने जीएसटी को रेक्टिफाई किया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज अनाउंस रुपीज 1000 रुपीज इंक्रीज इन द फ्रीडम फाइटर पेंशन? 1000 रुपए का इंक्रीज कौन से स्टेट ने किया है उनके फ्रीडम फाइटर पेंशन के योजना के अंदर? पहला ए राजस्थान, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु, एनी नन ऑफ दीज। तो देखिए, तमिलनाडु जयललिता अनाउंसेस हाइक इन द पेंशन टू फ्रीडम फाइटर्स। जो देश के फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए 1000 रुपए का इंक्रीमेंट किया है। उनकी पहले 11,000 रुपए पेंशन थी, अब उनकी 12,000 रुपए हो गई है। ये किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ओके, ये इंडिपेंडेंस डे पे इसको अनाउंस किया गया और 20% इसको हाइक किया गया। तो इनका आंसर हो गया है डी, तमिलनाडु। ओडिया बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द उड़ीसा। उड़िया ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है उड़ीसा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के अंदर रिसेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया? उड़िया को कौन से स्टेट में डिक्लेयर किया? तो आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, उड़िया उड़ीसा एक जैसी है। तो दोनों का आंसर आप इजीली पता कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड मेट्रो रेल फॉर विच सिटी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में,
लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद के लिए उत्तर प्रदेश ने रेल मेट्रो के लिए सैंक्शन किया है। ओके, तो इसका आंसर हो गया है डी, इलाहाबाद। लखनऊ में पहले से ही, मैं आपको बताना चाहूंगा, लखनऊ में पहले से ही मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है, और इलाहाबाद वो दूसरी सिटी है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। विच स्टेट रिसेंटली अलॉटेड ₹10,000 करोड़ फॉर गवर्नमेंट स्कूल? कौन से स्टेट को रिसेंटली 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट स्कूल के इंक्रीमेंट के लिए, कोई बढ़ावा देने के लिए? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, राजस्थान, बी गुजरात, महाराष्ट्र, केरला। तो आप न्यूज देखें, केरला गवर्नमेंट अलाउड ₹10,000 करोड़ फॉर गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, उनमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, बाकी चीजें प्रोवाइड करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का ग्रांट अलॉट किया है। तो इसका आंसर हो गया है डी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। Which of the following is an app for improving power transmission? पावर ट्रांसमिशन को इंप्रूव करने के लिए कौन सी ऐप डेवलप करी गई है? ए तरंग, बी ई तरंग, ट्रांस, सी डीप एंड डी उजाला, एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखें, ई ऑक्शन पोर्टल फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए पीयूष गोयल, जो यूनियन पावर मिनिस्टर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ओके, और इसका नाम है तरंग। लॉन्च तरंग मोबाइल ऐप, ई ट्रांस एंड डीप, discovery of efficient electricity price, and e-binding web portal developed by the Rural Electrification Corporation, which reverse auction has been introduced in the transmission sector. Okay, तो इसका आंसर जो है वो जो ऐप लॉन्च करी गई है वो तरंग नाम से की गई है। ए तरंग, इंप्रूविंग पावर जनरेशन। और दो जो ये है ई ट्रांस एंड डीप, ये दो अलग मोबाइल एप्लीकेशन है। जो ये क्या है, ये वेब पोर्टल है, ई बाइंडिंग वेब पोर्टल आर डेवलप्ड बाय द, ये दो बी और सी। ओके, बी और सी, ये तो वेब पोर्टल्स हैं, और मोबाइल के लिए कौन सी है एप्लीकेशन, कौन सी है? तरंग। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। डोंजा विलेज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? डोंजा विलेज, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डोंजा जो विलेज है वो इतने लाइट में क्यों आया है, लेम लाइट में, हाईलाइट में क्यों आया है? बहुत सारे विलेज होने के बाद भी इसी विलेज के बारे में क्यों पूछा गया? ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑप्शंस। ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी केरला, एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखिए, सचिन तेंदुलकर अडॉप्ट विलेज इन द उस्मानाबाद अंडर SAGY। तो जो MP राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट के लिए एक आदर्श संसद आदर्श ग्राम योजना है, उसके तहत सचिन तेंदुलकर ने एक विलेज को गोद लिया है, उसका नाम है डोंजा। इसीलिए ये विलेज इतना फेमस हुआ है और पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। और ये महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है उस्मानाबाद, वहां का विलेज है डोंजा विलेज। ओके, सभी को पता होना चाहिए कि संसद आदर्श ग्राम योजना एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सभी MP को एक जो विलेज है उसको गोद लेना होगा, उसको डेवलप कराना होगा। तो इसका आंसर हो जाता है सी, महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT has adopted 5 विलेज इन उत्तर प्रदेश अंडर नमामि गंगा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कौन से IIT ने 5 विलेज है उसको अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश के? IIT खड़गपुर, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। तो न्यूज देखेंगे, IIT कानपुर अडॉप्ट विलेज अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में क्या देखेंगे कि जो गंगा का जो पानी है वो सिटी के अंदर ना, विलेज के अंदर ना आ पाए, तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके फ्लो को, सीवेज को इनटू द रिवर। अडॉप्टेड 5 विलेज अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम एंड विल यूज इट एक्सपर्टाइज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सीवेज इनटू द रिवर। और दूसरा, जो गांव का जो सीवेज है उसको रिवर में ना जा पाए वो, उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसको वहीं पे ही डिकम्पोज कर दिया जाए। तो जो 5 विलेज है वो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, और इसका आंसर हो गया IIT कानपुर, यानी कि बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर इवेलुएटिंग द डैमेज कॉज टू यमुना ड्यूरिंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अभी जो एक रविशंकर, पंडित रविशंकर जी के द्वारा, श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसके द्वारा यमुना गंगा को दिल्ली में कराया गया था, तो यमुना को कितना डैमेज हुआ ये देखने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या है? ए शशि शंकर कमेटी, बी अजय सिन्हा, डी सुधाकर एंड डी शरद सक्सेना कमेटी, एनी नन ऑफ दीज। तो देखेंगे कि शशि शेखर कमेटी ऑन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ऑफ AOL सबमिटेड रिपोर्ट टू एनजीटी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कौन सी कमेटी ने? शशि शंकर ने रिपोर्ट फॉरवर्ड करी है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए, शशि शंकर कमेटी। उत्तराखंड फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? उत्तराखंड में फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल, एनिमल के बर्थ कंट्रोल के लिए एक सेंटर बनाया गया। उत्तराखंड में कौन सी सिटी में बनाया गया? मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, एनी नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखिए, मेनका गांधी इनॉग्रेट एनिमल बर्थ सेंटर इन देहरादून। तो इसका आंसर है देहरादून के अंदर इसको ओपन करा गया। ओके, तो ये जो है इसके अंदर सारे जानवरों का ध्यान रखा जाएगा। द सेंटर विल टेक अप बर्थ कंट्रोल मेजर्स विद स्ट्रे डॉग्स, द पॉपुलेशन विच हैज बीन रेजिंग द सिटी एंड द स्टेट। ओके, तो स्पेशली डॉग्स पे इन पे ध्यान दिया जाएगा उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। तो इसका आंसर हो गया है डी। Whose suit has been entered Guinness Book of World Record has the most expensive suit sold recently? कौन से सूट दुनिया में सबसे महंगा बिका और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई? ओके, तो वो सूट का नाम कौन सा है? वो कौन से, किसका सूट है वो? ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है ए बराक ओबामा, बी कैट मिडल्टन प्रिंस चार्ल्स की जो है, माफ कीजिएगा, क्वीन है इस वक्त, एलिजाबेथ के बाद में उनकी बहू है ये, और उसके बाद में सी एलिजाबेथ सेकंड एंड डी नरेंद्र मोदी एंड ई नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर देखेंगे कि कौन से पीएम का या कौन से पर्सन का सूट दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है सबसे ज्यादा महंगा सोल्ड होने की वजह से। तो पीएम मोदी मोनोग्राम्ड सूट एंटर्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज मोस्ट एक्सपेंसिव सूट सोल्ड। तो पीएम मोदी का मोनोग्राम्ड वाला सूट है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सूट आया है। बाकी चीजें जो इसके अंदर है, किसने खरीदा और कितने रुपए में बिका, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि नरेंद्र मोदी ने जब बराक ओबामा के साथ में मीटिंग करी थी तब इस सूट को पहना था। आप फोटो में देख सकते हैं, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी के अंदर नरेंद्र मोदी नाम लिखा हुआ था, इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर नाम लिखा हुआ था इनका, और ये 4.31 करोड़ में बिका। और इसको लालजी पटेल एक डायमंड मर्चेंट है, उन्होंने खरीदा था इसको। ओके, तो इसका आंसर हो गया है डी, नरेंद्र मोदी। विच सिटी हैज होस्टेड ब्रिक वुमेन पार्लियामेंट फोरम 2016? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की 99.99 पॉसिबिलिटी है इसको आने की। तो कौन सी सिटी के अंदर ब्रिक्स के वुमेन पार्लियामेंट बिठाई गई की मीटिंग हुई? ब्रिक्स सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, नागपुर, कोची, जयपुर, एनी नन ऑफ दिस। सो न्यूज देंगे, 2-day मीटिंग ऑफ ब्रिक वुमेन पार्लियामेंट फोरम हेल्ड इन जयपुर, जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान। आप फोटो में देख सकते हैं, सारी वुमेन एमपीज है और साथ में राजस्थान की जो सीएम है वसुंधरा राजे भी है फोटो में। ओके, तो इसका आंसर हो गया डी, जयपुर। साथ में यहाँ पे सुमित्रा महाजन को भी देख सकते हैं आप, जो कि लोकसभा की स्पीकर है। अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग। विच कंपनी हैज इनॉग्रेटेड निकिल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन घाटशिला? कौन सी कंपनी ने निकिल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है घाटशिला के अंदर? ऑप्शन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सी बिरला सीमेंट लिमिटेड, डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इनॉग्रेट निकिल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन घाटशिला। ओके, तो कौन सा आंसर इसका? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसका आंसर हो गया बी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकिल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है घाटशिला के अंदर। ओके, घाटशिला कहां पर है? झारखंड के अंदर है ये जो प्लेस है। ओके, और ये पहली फैसिलिटी है इंडिया के अंदर
to provide nickel metal of LME grade from primary source. ओके, तो इस ग्रेड का पहला मेटल निकल मिलने वाला निकल कहां से मिलेगा? झारखंड से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन फाइंड विद 2500 करोड़ बाय गवर्नमेंट? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको के ऊपर 2500 करोड़ का गवर्नमेंट ने फाइन लगाया है? तो ऑप्शन ए है टाटा स्टील, बी ओएनजीसी, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी आईओसीएल एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, गवर्नमेंट स्लैम्स रुपीज 2500 करोड़ पेनल्टी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर 2500 करोड़ का फाइन लगाया गवर्नमेंट ने। ओके, और ये किस लिए लगाया? फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन टारगेटेड नेचुरल गैस फ्रॉम केजी D6 फील्ड। तो केजी जो D6 फील्ड है इसके अंदर जो टारगेट था इनका नेचुरल गैस निकालने का, उससे इन्होंने कम प्रोडक्शन किया है, इसकी वजह से इनको पेनल्टी देनी पड़ी। तो कितना पेनल्टी लगाया गया? 2500 करोड़। और कौन सी कंपनी के ऊपर लगाया गया? रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। तो आपको पेपर के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी के ऊपर लगाया गया। Which bank has decided to open its first branch in Kerala recently? कौन सी बैंक ने डिसाइड किया है इसकी पहली ब्रांच केरला में ओपन करने के लिए? पहला ए ऑप्शन है सिटी बैंक, बी आरबीएस, सी चार्टर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड डी दोहा बैंक। एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, दोहा बैंक ओपन फर्स्ट ब्रांच इन केरला। तो दोहा बैंक है वो जो पहली ब्रांच अपनी केरला में ओपन करने वाला है। ओके, दोहा बैंक इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट बैंक इन कतर। कतर का बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही बड़ा बैंक है और वो अपनी पहली ब्रांच कोची में खोलेगा, केरला में। ओके, तो इसका आंसर हो गया है डी, दोहा बैंक। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द फॉर्चून चेंज द वर्ल्ड लिस्ट? तो चेंज द वर्ल्ड एक फॉर्चून की एक है ना लिस्ट है, उसके अंदर कितनी भारतीय कंपनी को ऐड किया गया? तो ऑप्शन है A 2, B C 3, C 4, D 5 एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, सिप्ला गोदरेज रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्चून चेंज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट। तो सिप्ला और गोदरेज, ये आपको दोनों ही नाम बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए, सिप्ला एंड गोदरेज। ओके, दोनों ही कंपनियां भारत की तरफ से चेंज द वर्ल्ड लिस्ट में इनको डाला गया। तो आपका आंसर हो गया है A 2। आपको सभी को पता है कि इंडियन सिप्ला क्या है? भारतीय कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत ही इन्होंने नाम कमाया। इंडियन फार्मास्यूटिकल जाइंट है सिप्ला। और कंज्यूमर गुड्स कौन बनाती है? गोदरेज बनाती है। ओके, रेलवे विल पार्टनर विच कंपनी फॉर फोरकास्टिंग इट्स हेरिटेज? तो रेलवे ने कौन सी कंपनी के साथ अपने पार्टनरशिप करी है उसकी हेरिटेज चीजों को दिखाने के लिए? ए गूगल, बी फेसबुक, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी ट्विटर एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, रेलवे टू पार्टनर विद गूगल फॉर फोरकास्टिंग इट्स हेरिटेज। ओके, तो किसके साथ पार्टनरशिप करिए? गूगल के साथ करिए, अपनी हेरिटेज लाइन को दिखाने के लिए। ओके, तो इसके बाद में इंडियन रेलवे इसके बाद में काफ़ी बड़ी अपनी लिस्ट है हेरिटेज की, जैसे ब्रिजेस है, स्टैम्प लोकोज है, बिल्डिंग्स है, म्यूजियम्स हैं, जो कि ऑडियंस तक पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया है ए, गूगल। अब देखेंगे अपॉइंटमेंट्स, दुनिया में कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए और देश में कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has been appointed as the governor of Andaman and Nicobar? A. Banwarilal Purohit, B. VP Singh Bandor and C. Jagdish Mukhi and D. Najma Hepatullah. Any none of these? So 4 स्टेट के अंदर नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, जिसके अंदर पहला जो है बनवारीलाल पुरोहित, ये है आसाम के, इनको आसाम का बनाया गया। वीपी सिंह को बनाया गया पंजाब का। जगदीश मुखर्जी को बनाया गया अंडमान निकोबार का। तो आपका आंसर है सी, अंडमान एंड निकोबार। एंड नजमा हैपितुल्ला को बनाया गया मणिपुर का। तो आपके लिए चारों नाम ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे कौन सी स्टेट के गवर्नर है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली एक आरबीआई गवर्नर बनाए गए, रघुराम राजन को ने 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ दिया।
और उनकी जगह पे नए गवर्नर आए हैं जो कि पहले डिप्टी थे. सो ऑप्शन ए है अनुमति भट्टाचार्य, बी अर्जित पटेल, सी कौशिक बासु, डी अरविंद सुब्रमण्यम, एनी नन ऑफ दीज. सो अर्जित पटेल अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर. तो कौन बने? अर्जित पटेल बने. तो आपका आंसर हो गया बी. ओके, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और ये इंडिया के 24th गवर्नर है. ये देश के 24th आरबीआई गवर्नर है. इनक्रेडिबल इंडिया फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको लेके काफी न्यूज़पेपर में न्यूज आई है. इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव, ब्रांड एम्बेसडर. तो ये आपके लिए जानना सभी इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें किसके अंदर फॉल करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है. ए होम मिनिस्ट्री, माफ कीजिएगा. सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. सी, डिफेंस मिनिस्ट्री. डी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. एनी नन ऑफ दीज. तो पीएम मोदी टू बी न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का. ओके, तो पीएम मोदी को नया इनक्रेडिबल इंडिया क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. और ये किसके अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इंडियन गवर्नमेंट टूरिज्म मिनिस्ट्री has decided that instead of getting a brand ambassador for the Incredible India campaign, it will take PM Modi as the face of the campaign. So tourism ministry. तो आंसर हो गया इसका बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया जो कैंपेन है इसी के अंदर एक कैंपेन और थी जिसका टाइटल दिया गया अतिथि देवो भव. अतिथि देवो भव है. इसके ब्रांड एम्बेसडर पहले आमिर खान थे, लेकिन आमिर खान की कुछ कंट्रोवर्सीज होने के कारण, इंटॉलरेंस पे कमेंट के कारण इनको हटा दिया गया. उसके बाद में इसके लिए काफी टाइम से फेस देखा जा रहा था इस कैंपेनिंग के लिए. तो पहले कहा गया कि अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा इसके फेस होंगे, लेकिन फाइनली अब पीएम मोदी को इसका फेस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. योगेश्वर सांगवान हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? योगेश्वर सांगवान को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर एक कंट्री का. तो वो कौन सी कंट्री है? ए नाइजीरिया, बी जमैका, सी फिनलैंड, डी जॉर्जिया. एनी नन ऑफ दीज. सो न्यूज देखेंगे, योगेश्वर सांगवान को करेंटली एक्रीडेटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जॉर्जिया. तो इनको जॉर्जिया का इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. तो आपका आंसर हो गया है डी, जॉर्जिया. ओके, और अभी ये कौन से अल्बानिया के साथ में, अल्बानिया की ब्रांड ये अपने एम्बेसडर है, अल्बानिया के भी हैं साथ में, और इनको साथ में जॉर्जिया का भी दिया गया. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विस्तारा एयरलाइंस? विस्तारा एयरलाइंस एक, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है विस्तारा एयरलाइंस किसकी है, कौन से बड़े ब्रांड्स है जिनकी विस्तारा एयरलाइंस है. विस्तारा एयरलाइंस में बताना चाहूंगा कि टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस, ये दोनों इसके को फाउंडर है. टाटा सन्स और साथ में सिंगापुर एयरलाइंस, इन दोनों ने मिलकर विस्तारा को एयरलाइंस को 2013 में बनाया था. और इसके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? तो न्यूज में देख सकते हैं दीपिका पादुकोण इज अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर. तो आपका आंसर हो गया डी. ओके, अब देखिए अवार्ड्स. रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द तमिल रत्न अवार्ड. जैसे कि भारत रत्न है, वैसे तमिलनाडु के ने तमिल रत्न अवार्ड बना रखा है. तो एक किस हस्ती को दिया गया? ए रजनीकांत, बी ए आर रहमान, सी पीवी सिंधु, डी पुलेला गोपीचंद. एनी नन ऑफ दीज. सो न्यूज देखेंगे, ए आर रहमान ऑनर्ड विद द तमिल रत्न अवार्ड. ओके, ऑस्कर विनिंग म्यूजिक मैस्ट्रो ए आर रहमान हैज बीन ऑनर्ड बाय द अमेरिकन तमिल संग्राम विद हिज तमिल रत्न अवार्ड. ओके, रहमान को अभी ए रहमान को इनवाइट भी किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में परफॉर्मेंस करने के लिए सुबह लक्ष्मी के साथ में. सो इनको एक अवार्ड दिया गया जिनका नाम है तमिल रत्न अवार्ड. तो इसका आंसर हो गया है बी, ए आर रहमान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब? ये मेलबॉर्न है, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के कौन मेंबर नहीं है?
ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी मोहम्मद अजरुद्दीन एंड डी सौरभ गांगुली। एनी नन ऑफ दीज। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक क्रिकेटर है अपने ओपनर इंडियन बैट्समैन, उनको एमसीसी, ये मेलबर्न है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ओके, इनके इनकी मेंबरशिप दी गई है। तो वो कौन से क्रिकेटर? सहवाग बिकेम एमसीसी ऑनररी लाइफ मेंबर। वीरेंद्र सहवाग, फॉर्मर इंडियन बैट्समैन, हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ओके, तो इनको ये दिया गया। इनके अंदर से आपका जो आंसर है, जो नहीं है इस क्लब के मेंबर एमसीसी के, वो है मोहम्मद अजरुद्दीन। तो आंसर हो गया है सी। बाकी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और साथ में वीरेंद्र सहवाग, ये सभी एमसीसी के मेंबर हैं। डी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर विल बी अवॉर्डेड विद द रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? कौन सी प्लेयर को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? ऑप्शन ए पीवी संधू, बी दीपा कारमांकर, सी विनेश फोगट एंड डी साक्षी मलिक। एनी नन ऑफ दीज। सो यूपी अनाउंसेस रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड देने का फैसला किया है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। तो आपका आंसर हो गया है डी। साक्षी मलिक वही प्लेयर है जिन्होंने अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता है रियो ओलंपिक में 58 केजी कैटेगरी के अंदर, रेसलिंग के अंदर। ओके, दीपा कारमांकर जिम्नास्टिक से बिलोंग करती है, 4th पोजीशन थी इनकी। पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता है रियो ओलंपिक में, सभी को पता है। ओके, और फॉगट भी रेसलिंग की एक प्लेयर है। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द व्यास सम्मान 2015 अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ओम तनवारी, बी कमल किशोर गोयनका, सी सुनीता जैन, डी सुभा शर्मा। एनी नन ऑफ दीज। सो देखिए, इंडियन ऑथर सुनीता जैन कन्फर्ड व्यास सम्मान अवार्ड। तो किसको मिला है? हिंदी स्कॉलर ऑथर है सुनीता जैन को। तो आपका आंसर हो गया है सी, सुनीता जैन। कौन सी पोएट्री के लिए दिया गया है? क्षमा इनकी एक पोएट्री कलेक्शन है, उसके लिए दिया गया है। तो आपको दो चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि पहला तो व्यास सम्मान 2015 किनको मिला है? सुनीता जैन को मिला है। किस चीज के लिए मिला है? पोएट्री कौन सी? क्षमा के नाम की जो पोएट्री है इसके लिए मिला है। और कौन इसको देता है? क्योंकि बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है, जिसके अंदर कैश प्राइज 2.50 लाख दिया जाता है। ओके, ये इंडियन सिटीजन को दिया जाता है जो लिटरेसी वर्क में काम करते हैं। तो आपके लिए ध्यान रखना जरूरी कि के बिरला फाउंडेशन है जो इस अवार्ड को देता है। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द मोस्ट एंटरप्राइजिंग सीईओ इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर? तो सबसे अवार्ड कौन से सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अवार्ड दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के मोस्ट एंटरप्राइजिंग सीईओ इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर? ए एमएम जोशी, बी AK झा, सी SK शर्मा, डी के बख्शी। एनी नन ऑफ दीज। सो BEL हेड बैग्स टॉप अवार्ड। भारत इलेक्ट्रॉनिक के जो सीईओ है उनको ये अवार्ड दिया गया है, और वो कौन है? SK शर्मा जी है, जो कि MD भी है और चेयरपर्सन भी है। ओके, तो आपका आंसर हो गया है सी, SK शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन चोजन फॉर राजीव गांधी खेल रत्न दिस ईयर? तो कौन से ऐसे प्लेयर है नीचे ऑप्शन में दिए हुए जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस साल के लिए उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी सानिया मिर्जा, डी दीपा कारमांकर एंड सी दीपा कारमांकर एंड डी साक्षी मलिक। एनी नन ऑफ दीज। सो इन द फर्स्ट गवर्नमेंट टू कन्फर खेल रत्न टू 4 एथलीट। सबसे बड़ी न्यूज तो यह है कि इस बार खेल रत्न अवार्ड जो है, जो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही है। तो वो पहली बार 4 एथलीट को एक साथ दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने एथलीट को दिया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा कौन कौन से प्लेयर को दिया जा रहा है। ओके, तो इसके अंदर सानिया मिर्जा, जो ऑप्शन बी है वो है आपका आंसर। सानिया मिर्जा को इस साल खेल रत्न से नहीं नवाजा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि खेल रत्न अवार्ड भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न बोलते हैं इसको।
तो 2016 में 4 प्लेयर को दिया गया, जो कि पहले है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से है, सभी को पता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दीपा करमाकर जिम्नास्टिक से है, जीतू राय शूटिंग से और साक्षी मलिक रेसलिंग से है। तो ये 4 लोग हैं, आपने फोटो में देख रहे हैं, ये जीतू राय है, ये दीपा करमाकर है, साक्षी मलिक एंड पीवी सिंधु। इनको खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। बाकी द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड बहुत सारे प्लेयर्स को दिया जा रहा है, ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साथ में ये 4 नाम ध्यान रखने के बाद में आपको ये सारे नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किन किन को द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन आपके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2015 एंड 16 किसको, कौन सी यूनिवर्सिटी को मिली है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है पटियाला में, इसको दी गई है। तो आपके लिए एक ये और एक ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के चीफ कौन है। ऑप्शन ए ब्रिज भूषण सिंह, बी एन श्रीनिवास, सी विजय गोयल, डी रामचंद्रन, एनी नन ऑफ दीज। तो देखेंगे IOA चीफ रामचंद्रन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर। तो इंडियन कौन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ कौन है, रामचंद्रन, यानी कि डी। ओके, इनको क्या बनाया गया है, अवार्ड दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट के लिए इन्होंने काफी काम किया है, तो इनको अवार्ड भी दिया गया है। और ये ओलंपिक ऑर्डर है क्या, ओलंपिक ऑर्डर इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड इट इज अवार्डेड फॉर पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश्ड contribution to the Olympic movement, that is the recognition of effort worthy of merit in the cause of sports। तो स्पोर्ट्स को, ओलंपिक को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं उनको मिलता है ओलंपिक ऑर्डर, और ये मिला है रामचंद्रा का, जो है IOA के चीफ। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड विद द कैवलियर डी ऑडी आर्ट डी लेटरेट। ओके, तो ये एक अवार्ड है जो कि दिया गया है कौन से एक्टर को। ऑप्शन ए प्रभास, बी कमल हसन, सी महेश बाबू, डी रजनीकांत, एनी नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखेंगे, कमल हसन टू गेट प्रेस्टिजियस फ्रांस ऑनर। तो ये फ्रांस जो कंट्री है इसका एक ऑनर है जो कि काफी बड़ा ऑनर है। ओके, कैवलियर डी ऑडी आर्ट डी लेटरेट, ये अवार्ड दिया गया है कमल हसन को। तो आपका आंसर हो गया है बी। ओके, तो ये आर्ट एंड लेटर्स के लिए, नाइट ऑफ द आर्ट ऑफ लेटर के लिए दिया जाता है, फ्रेंच गवर्नमेंट देती है। ओके, और जो अदर इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है वो है अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नंदिता दास, शाहरुख खान, शिवाजी गणेशन, ये सब लोगों को भी अवार्ड मिल चुका है। अब देखिए स्पोर्ट्स, इन विच कैटेगरी साक्षी मलिक वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द रियो ओलंपिक। सभी को पता है कि साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कौन सी वेट कैटेगरी में जीता है, ये आपका क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर है वेस्टलर साक्षी मलिक वॉन ब्रॉन्ज मेडल फॉर ओलंपिक इंडिया इन रियो 2016 इन 58 kg कैटेगरी के अंदर। तो आपका आंसर हो गया है सी। मैंने आपको भी बताया भी था कि इन्होंने 58 kg कैटेगरी में मेडल जीता है। और कौन सी कंट्री के, ओके, रियो के अंदर इन्होंने जीता है। और कौन सी जो प्लेयर थी जिन्होंने हराया, अजुलुजु तनबेकोवा को इन्होंने हराया है। ओके, और ये पहली 4th इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAS विद रेफर टू स्पोर्ट्स। देखिए CAS अभी बहुत ही न्यूज में थी, जब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जब नरसिंह यादव को क्लियर चिट दे दी थी ओलंपिक में खेलने के लिए, तो वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपील करी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका नाम है CAS, जिन्होंने नरसिंह यादव को 4 साल के लिए बैन किया। तो CAS की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, कोर्ट ऑफ अमेंडमेंट इन स्पोर्ट्स, केस ऑफ अमेंडमेंट इन स्पोर्ट्स, एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, CAS। तो आपका आंसर हो गया है बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। इन्होंने नरसिंह यादव को 4 साल के लिए बैन कर दिया है।
हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू रीच द फाइनल ऑफ द इंडियन सिंगल बैडमिंटन इवेंट इन ओलंपिक्स? ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन के अंदर एकमात्र प्लेयर कौन सी ऐसी है जिन्होंने सिंगल के अंदर फाइनल के अंदर जगह बनाई है? सभी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर पीवी सिंधु, सभी को पता है, जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है रियो ओलंपिक के अंदर। तो आपका आंसर है डी। इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल सानिया नेहवाल ने जीता था और इन दोनों प्लेयर ने अभी तक मेडल नहीं जीता है ओलंपिक के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर 1 प्लेयर इन द वुमेन डबल्स टेनिस? वुमेन डबल्स के अंदर नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन सी है? मार्टिना हिंगिस, वीनस विलियम्स, एलेना वेसिनोवा एंड डी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने अभी अपनी जो प्लेयर है डबल्स की वो चेंज करी है। पहले मार्टिना हिंगिस थी, अब मार्टिना हिंगिस को ही हरा के इन्होंने नंबर 1 स्पॉट लिया है। ओके, तो इसका आंसर है डी, सानिया मिर्जा। अब देखेंगे दैट चाडीलाल गोयल पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विच असेंबली? अभी रिसेंटली चाडीलाल गोयल पास हुए, कौन से स्टेट के पहले स्पीकर थे? बिहार, आसाम, दिल्ली, गुजरात और नन ऑफ दीज। तो ये बिहार स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली चाडीलाल गोयल पास अवे, तो दिल्ली के ये पहले स्पीकर थे जो अभी इनकी अभी डेथ हुई। तो आपका आंसर हो गया है सी, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, गुरदाल सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, हु ही वाज? गुरदाल सिंह कौन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई? ए राइटर, बी लिरिसिस्ट, सी जर्नलिस्ट, डी सिंगर, एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, रेनोवेड पंजाबी राइटर गुरदाल सिंह पास अवे, तो ये कौन थे? रेनोवेड पंजाबी राइटर थे। तो आपका आंसर हो गया है ए, और इनको जनपद अवार्ड भी मिला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जियो हार्वेलैंड डाइड रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी हार्वेलैंड एक पर्सन थे, उनकी डेथ हुई है, ये प्रेसिडेंट थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे? WTO, फीफा, WHO, IOC, नन ऑफ दीज। तो देखेंगे न्यूज, फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट एंड IOC मेंबर डाइज एट द एज ऑफ 100। तो ये कौन थे? IOC के प्रेसिडेंट थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड थे, यानी कि आपका आंसर हो गया है डी। मलयालम स्क्रीन राइटर टी.ए. रज्जाक पास्ड अवे, मलयालम के फेमस राइटर के रज्जाक, वो कोच्चि में उनकी डेथ हो गई। ओके, आर्थर हिलर डाइड रिसेंटली, हु ही वाज? बहुत ही फेमस पर्सन है आर्थर हिलर, उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। तो वो कौन थे? राइटर, सिंगर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर। तो ये एक ऑस्कर के नॉमिनेशन भी इनको दिया गया है। ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी के ये डायरेक्टर थे, बहुत ही फेमस ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ट्रेजेडी है, बहुत ही फेमस मूवी है लव स्टोरी। ओके, ये कैनेडियन फिल्म मेकर थे और इन्होंने टेलीविजन में भी बहुत काम किया है। तो ये आपका आंसर हो गया है डी, फिल्म डायरेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रता बनर्जी डाइड रिसेंटली, हु ही वाज? ऑप्शन ए फुटबॉल एम्पायर, बी हॉकी एम्पायर, सी क्रिकेट एम्पायर, डी टेनिस एम्पायर, एनी नन ऑफ दीज। तो सुब्रता बनर्जी एक एम्पायर थे जो रिसेंटली इनकी डेथ हुई। ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, कौन से स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल प्लेयर थे? ओके, सो लेट एक बार न्यूज सेक्शन देख लेते हैं। फॉर्मर इंटरनेशनल एम्पायर सुब्रता बनर्जी डाइड, ये कोलकाता के थे और 71 ईयर में इनकी डेथ हुई। इनका 15 साल का इंटरनेशनल करियर था, उन्होंने 13 ओडीआईज में क्रिकेट में एम्पायरिंग करी है। ओके, वनडे इंटरनेशनल में 13 में। सो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? ये क्रिकेट से। सो सुब्रता बनर्जी कौन से एम्पायर थे? क्रिकेट के एम्पायर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट अफेयर्स वो वीक 3 के सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आ सकते हैं। इससे बाहर 3rd वीक ऑफ अगस्त में बाहर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो होप आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको करंट अफेयर सेक्शन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।